सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले बच्चों हमारा नया पाठ 17। और मुझे आशा है कि आपको मेरे साथ जितने भी हमने अभी तक के पाठ पढ़े हैं व्याकरण के, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना बच्चों। तो आज का जो हमारा पाठ है 17, उसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क। आइए बच्चों आप पढ़िए और समझिए। सबसे पहले हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। देखो पहले चित्र में लिखा है पूर्ण विराम चिन्ह। ये देखिए चिन्ह है सारे, है ना। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, फिर है अल्प विराम चिन्ह, फिर है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह और इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, आइए आगे चलते हैं बच्चों। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में ऐसे चिन्ह, है ना बच्चों, ये सारी जो चिन्ह आपको दिखाई दे रही है तो देखे होंगे। इन्हें ही बच्चों हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर विश्राम करना, है ना। देखिए जब भी हम बच्चों बातचीत करते हैं तो हम ये क्या करते हैं बताइए। क्या हम हमेशा एक जैसे लगातार एक समान प्रवाह से बोलते रहते हैं? नहीं ना बच्चों, ऐसे तो नहीं होता। हम कुछ समय के लिए रुकते हैं बच्चों। हमारी मनोस्थिति सदा एक समान नहीं रहती है ना बच्चों। बोलते या पढ़ते समय हमें वाक्य के अंत तथा बीच में किसी कथन पर बल देने अथवा उसे स्पष्ट करने के लिए हमें थोड़ा बच्चों रुकना होता है या फिर ठहरना होता है, या फिर बच्चों हमें ठहरना तो होता ही है, ठीक है ना। जैसे कि अगर देखो क्या लिखा है, रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर जो आपने देखा है उपयुक्त वाक्यों में केवल अल्प विराम स्थान बदलने से बच्चों वाक्यों के अर्थ ही बदल गए, है ना बच्चों। अर्थ बदल गए पूरे के पूरे। इसी प्रकार से अलग अलग भाव या देखो अर्थ प्रकट करने के लिए विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए अब इसकी परिभाषा। हिंदी भाषा में लिखते समय रुकने वाले स्थानों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है बच्चों। यही चिन्ह हमें बताते हैं कि हमें कहाँ रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है, ठीक है। अब आते हैं विराम चिन्हों का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है। देखिए वाक्य के सुंदर गठन और भावावी व्यक्ति के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यदि इन चिन्हों का उपयोग ना किया जाए तो भाव अथवा जो उसका विचार है बच्चों उसकी स्पष्टता में बाधा उत्पन्न होगी और कथन एक दूसरे से उलझ कर रह जाएंगे, है ना बच्चों। हमें उसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें इन चिन्हों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। हिंदी में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों हम एक एक करके सारे विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। पहला हमें दिया है बच्चों पूर्ण विराम, ठीक है। इसका चिन्ह बच्चों ध्यान से देखिएगा कैसा है। ये पूर्ण विराम है। देखो सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्य बच्चों सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का जो बच्चों चिन्ह है वो लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए आप चलिए, ठीक है। फिर क्या है, उमेश ने कहा कि वह कल आएगा और मैं परसों आऊंगा और केवल 2 घंटे ठहरूंगा। समझ गए बच्चों। तो इसमें क्योंकि वाक्य हमारा समाप्त हो गया इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पे पूर्ण विराम इसके अंत में। अब आता है दूसरा हमारा अर्ध विराम। देखिए इसका चिन्ह। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे कि भारत में स्वतंत्रता का शंखनाद महात्मा गांधी ने फूंका, अहिंसा और असहयोग के अस्त्र उन्होंने दिए, आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया। समझ गए बच्चों। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं बच्चों तीसरा हमारा अल्प विराम। देखिए अर्धविराम से कम देर तक रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहले क्या लिखा है, कई शब्द होने पर क्या लिखा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आगरा, ठीक है। हमने अल्प विराम लगा दिया। अब दूसरा है जैसे कि हाँ या नहीं के बाद, जैसे कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं मैं नहीं जा सकता, ठीक है। फिर क्या है तीसरा संबंध सूचक शब्द के बाद, जैसे कि सोहन तुम जाओ, ठीक है। फिर चौथा है उद्धरण से पूर्व, जैसे कि राम ने कहा मैं सत्य बोलूंगा, है ना। और पांचवा है तारीख के साथ महीना लगाने के बाद, जैसे कि 15 अगस्त 1947। समझ गए। अब आते बच्चों इसका बच्चों चौथा पढ़ लेते। चौथा है योजक चिन्ह, ठीक है। तो दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़ कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का बच्चों प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुख दुख, माता पिता, है ना। आइए अब इसके कुछ और नियम है। जैसे कि पहला हमें दिया है शब्दों के युग्म के बीच में, है ना। जैसे कि पीला पीला, है ना, या फिर घर घर, या फिर 8 8, या फिर बार बार, है ना। फिर दूसरा क्या है और या बीच में, है ना। क्या और या बीच के अर्थ में, जैसे कि राम लक्ष्मण, जय पराजय, है ना। फिर आता है तीसरा तुलनावाचक सा से सी से पहले, जैसे कि शिवाजी सा, कैसा, शिवाजी सा वीर मिलना असंभव है। फिर है बच्चों जिसका चौथा, आप जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, जैसे कि अनाप शनाप या फिर माला वाला आदि, ठीक है। अब आते हैं पांचवा बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए तो जिन वाक्यों में बच्चों प्रश्न पूछा जाता है वहां पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं या फिर आज कौन सा दिन है, ठीक है। फिर छठा आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। बच्चों देखो इसे संबोधक चिन्ह भी कहते हैं ना बच्चों। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार का चिन्ह है। वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, घृणा तथा किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अरे भाई तनिक ठहर जाओ। फिर है वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है।
इसके बाद आता है 7वां बच्चों उद्धरण चिन्ह। देखिए बच्चों उद्धरण चिन्ह जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है एकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा है बच्चों क्या दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, एकहरा उद्धरण चिन्ह कब लगाते हैं? देखिए किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों। देखिए जैसे कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, फिर क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि थे, है ना। अब बच्चों दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाते हैं? जैसे कि लेखक अथवा वक्ता की बात ज्यों का त्यों बताने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, किसी की बात को ज्यों का त्यों बोलेंगे तो हम वहां पे दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है बच्चों 8वां हमारा उपविराम। देखिए इसका प्रयोग किसी विषय या वस्तु के बारे में बताने के लिए, उदाहरण तथा निम्नांकित का संकेत करने के लिए अथवा नाटक के संवादों में किया जाता है। जैसे कि पहले देखिए कमल के पर्यायवाची शब्द हैं नीरज, पंकज, सरोज, है ना। फिर दूसरा क्या है? महाजन। महाजन कहते हैं बोलो कब दोगे मूलधन। ठीक है बच्चों, तो समझ गए। अब आता है 9वां हमारा निर्देशक चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग कथोपकथन, वार्तालाप, शीर्षक तथा सूचना आदि के बाद किया जाता है। जैसे कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या लिखा है बच्चों? पहला भारतीय पर्व। फिर है क्या? मेरा प्रिय खेल। अध्यापक ने कहा कि भाषा में लिखकर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है 10वां बच्चों संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। ठीक है बच्चों, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में यानी कि बच्चों छोटा करके लिखने के लिए हम देखो प्रथम अक्षर लिखकर जो है उसके आगे हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं और या फिर एक बिंदु लगा देते हैं। जैसे कि पंडित हमने प लिखा और वहां पर हम छोटा सा हमने बिंदु लगा दिया या फिर लाघव चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार से हम डॉक्टर लिखेंगे और प्रोफेसर भी लिखेंगे। फिर 11वां बच्चों कोष्ठक चिन्ह। क्या है कोष्ठक चिन्ह? देखिए इसे हम ब्रैकेट भी कहते हैं ना। तो जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है तो देखो तब कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों वचन के दो भेद, एक वचन एवं बहुवचन होते हैं। फिर क्या है बच्चों? इसके अतिरिक्त क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के सभी साथ भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 1, 2, 3 का खा गा। ठीक है, समझ गए। अब आता है बच्चों ये है 12वां त्रुटि सूचक। ठीक है, यानी कि जहां कुछ गलती हो जाए। ठीक है, देखो जहां कुछ लिखने में छूट जाता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मोहन डैश पढ़ रहा था। अब बच्चों देखो क्या पढ़ रहा था भूल गए शायद, इसलिए उन्होंने एक ऊपर इस तरीके का एरो लगा के वहां पे लिख दिया कि पुस्तक पढ़ रहा था। फिर क्या है? हमें माता पिता का करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भूल गए, तो इसीलिए हमने ऊपर करके बच्चों यहाँ पे त्रुटि सूचक चिन्ह लगा दिया और लिख दिया आदर। तो हमारा वाक्य पूरा हो गया, सही भी हो गया। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो चुका है। हमने इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पाठ पढ़ा है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना। आइए अब हम दोहराते हैं हमने इस पाठ से क्या सीखा। देखो विराम का अर्थ है रुकना। हिंदी भाषा में लिखते समय रुकने वाले स्थानों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा, भाषा में स्पष्टता, शुद्धता तथा सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में निम्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उपविराम, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और त्रुटि सूचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो ये सारे चिन्हों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में और मैं लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया पाठ। तब तक के लिए आप इन सारे चिन्हों को अच्छे से पढ़ लिया। अपने बच्चों भाषा में इनका प्रयोग भी कीजिए। ठीक है ना। और अभ्यास के प्रश्नों को भी आपको स्वयं से पूरा करना होगा बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से इनको पूरा कीजिएगा। ठीक है, बाय।